नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आज मैंने जो आपके लिए टॉपिक का संदर्भ चुना है वह विश्व का सर्वोत्तम संविधान है। इस टॉपिक में हम यह चर्चा करेंगे कि भारत के संविधान को किन आधारों पर हम विश्व का सर्वोत्तम संविधान कह सकते हैं। इस टॉपिक को चुनने का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि दुर्भाग्यवश कई चीज़ें मैंने ऐसी देखी हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कि लोग व्यक्तिगत कारणों से कानून की बात करने के क्रम में ऐसी बातें कह दी जाती हैं जो वह कही गई बात ही उस कानून के विरुद्ध हो जा रही है। ठीक उसी तरह संविधान की चर्चा करने के क्रम में यह बात ऐसी कह दी जा रही है कि संविधान के अनुच्छेदों के बीच या प्रावधानों के बीच, विधायिका और कार्यपालिका के बीच, विधायिका और न्यायपालिका के बीच परस्पर अंतर्विरोध, परस्पर टकराव उत्पन्न हो गया है और अब यह भारत के विकास में व्यवधान बन गया है। ध्यान हमें यह रखना है कि संविधान के किन्हीं अनुच्छेदों के बीच या प्रावधानों के बीच में अंतर्विरोध या टकराव उत्पन्न हो जाता है तो वह संविधान शासन व्यवस्था को कैसे दिशा निर्देश दे सकता है। अगर इस बात की चर्चा हमने परीक्षा में कर दी तो परीक्षक को हम यह संदेश देंगे कि ना तो हमें विधि की समझ है और ना ही विधि की अभिव्यक्ति कैसे की जाती है उसकी समझ है। हमें यह भी समझ नहीं है कि अंतर्विरोध और विवाद में क्या संबंध है। हम इसे चर्चा करते हैं अब भारत के संविधान को विश्व का सर्वोत्तम संविधान के रूप में। 1950 तक अमेरिकी संविधान विश्व का सर्वोत्तम संविधान माना जाता था। भारतीय संविधान सहित अन्य तमाम राष्ट्रों के संविधान के स्रोत के रूप में, एक प्रमुख स्रोत के रूप में अमेरिकी संविधान कार्य करता था। लेकिन 1950 में भारत के संविधान लागू होने के बाद अब विश्व के अन्य राष्ट्रों के रूप में जो है, जहाँ भी संविधान लिखी जा रही है, बनाई जा रही है, उनके स्रोत के रूप में, एक प्रमुख स्रोत के रूप में भारतीय संविधान कार्य कर रहा है। क्या कारण है इसका कि भारत के संविधान में जो उल्लेखित है इतनी स्पष्टता और इतनी उत्कृष्ट है उसकी कि वह इसे सर्वोत्तम संविधान के रूप में सिद्ध करता है। एक उदाहरण हम लेते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन की जो प्रावधान है भारत के संविधान में वह अमेरिकी राज्य व्यवस्था से ली गई, लेकिन वहाँ और भारत के संविधान में एक अंतर है छोटा सा कि समस्त न्यायिक शक्तियाँ जो है भारत में वह यहाँ भारतीय संविधान में निहित हैं, जबकि समस्त न्यायिक शक्तियाँ जो अमेरिका में वह न्यायपालिका के में निहित है। अर्थ क्या है इसका कि वहाँ न्यायपालिका जो है उन संविधान के प्रावधानों को उदारवादी व्याख्या कर सकता है, लेकिन भारत में जो है वह शाब्दिक व्याख्या को अत्यधिक महत्व दिया गया है। एक महत्वपूर्ण चर्चा और हम इसके साथ करते हैं कि जो 1950 से लेकर के अब तक के जो संशोधन हुए हैं, कुल 104 संशोधन हुए हैं संविधान में, उनमें से अधिकांश जो संशोधन हुए हैं उनमें नए प्रावधान लाए हैं हमने। पुराने प्रावधानों को निरस्त करने वाले जो संशोधन है वो लगभग नगण्य है। अर्थात दूरदर्शिता की दृष्टि से भी हमारा संविधान उत्कृष्ट और सर्वोत्तम है। अब एक इसमें आपको प्रश्न यह मन में आएगा कि जब 1950 में यह संविधान लागू हुआ तो इसके लागू होने के एक वर्ष के बाद ही इसमें पहला संशोधन जो होता है 1991, यह करने की आवश्यकता क्यों पड़ी जब इतना उत्कृष्ट और सर्वोत्तम संविधान था। तो इसमें जो पहला संशोधन होता है अनुच्छेद 31A और B जोड़ा जाता है संविधान के प्रावधान में, भूमि सुधार जो प्रावधान है वह इसलिए कि संविधान सभा में जब संविधान का निर्माताओं द्वारा ऐसा लगा कि उसमें संविधान सभा में ऐसे लोग थे देशी रियासतों के या ब्रिटिश भारत के जो राज्य थे उसमें अधिकांश धनी किसान और जमींदार वर्ग के भी लोग थे। अगर उस समय संपत्ति के अर्जन से संबंधी कुछ प्रावधान संविधान में लाए होते तो हो सकता था संविधान सभा में संविधान के पारित होने में कठिनाइयाँ होती। इसलिए उस समय ये प्रावधान नहीं लाया गया और हमने पहला संशोधन 51 में कर करके भूमि सुधार प्रावधान लागू किए।
कि भूमिहीनों में भूमि का जो वितरण हो जाए और जो है हमारा जो समाजवादी उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो सके, इसलिए हमने ऐसे संशोधन पहले संशोधन में किए। उम्मीद है आपको इस पे एक बेहतर समझ विकसित हुई होगी आज जो मैंने टॉपिक पे चर्चा किया है। अगले दिन हम इस पे एक संपूर्ण हम इस पे बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को लेकर के आएंगे। चूँकि उसका संदर्भ थोड़ा सा ज़्यादा होता उस लेक्चर का ड्यूरेशन, इसलिए मैंने एक आधार यह दिया ताकि आपको उस टॉपिक में इंटरेस्ट आ सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।